लोगों को मैनेज किया जाना चाहिए। इसके विषय में उन्होंने ये 5 सिद्धांत अपने प्रतिपादित किए और इन सिद्धांत को हम हर एक क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। ये फिलॉसफी में भी अप्लाई होता है, ये साइकोलॉजी में भी अप्लाई होता है और ये मैनेजमेंट में भी हम इनको एज़ इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि फिलॉसफी के हिसाब से देखा जाता है तो व्यक्ति जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाता है तो वो आत्म तादात्म्यकरण के पद्धति को विकसित कर लेता है। मतलब ये जितने भी पृथ्वी है, ये सारी की सारी पृथ्वी मेरा घर है, तो मैं किसी का बुरा नहीं सोचूँगा, है ना? मुझे उनसे और उनको मुझसे आपस में जुड़ के रहना है, क्योंकि ये हमारा एक कुटुंब है ना? इसीलिए संस्कृत में तो लिखा है आत्मवत् पदद्रव्येषु कि जो जितने भी द्रव्य हैं, माने जितने भी जीव-जंतु हैं, ये सब आत्मवत् हैं। यदि मुझे गाली सुनना अच्छा नहीं लगता ना, तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। जब सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, तो मुझे क्यों देना चाहिए? जब मुझे अपना लॉस यदि होता है और वो लॉस मुझे पसंद नहीं है, मेरा कोई घाटा करे, मेरा कोई नुकसान करे, वो मुझे पसंद नहीं है, तो भाई सेम सिचुएशन तो सामने वाले के साथ भी है। उसको भी कहाँ पसंद है ये सब देखना, ये सब सोचना, ये सब करना। तो जब हम दोनों के एक जैसे परिणाम हैं, हम दोनों के एक जैसे ही विचार हैं या हम एक जैसा ही सोचते हैं, तो हम अपने आप को सेफ रखकर दूसरे व्यक्ति की हानि क्यों करते हैं? और यदि थोड़ा-सा देने में व्यक्ति को खुश हो सकता है, देखो जैसे मान लो मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि हम रास्ते में जा रहे हों और कोई व्यक्ति भीख माँगता हुआ आ जाता है कि साहब मुझे ना मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और हम उसको ₹10 दे देते हैं, तो आपका ₹10 देने में कोई बिगड़ता नहीं है। भले आपने बहुत मेहनत से 1-1 रुपए हम कमाते हैं। यदि हमारा ₹5 का स कॉइन गिर जाता है ना, तो हम वापस लौट कर आते हैं और खोजते हैं, अरे मेरा ₹5 का कॉइन गिर गया। और उस भिखारी को हम ₹10 दे देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ना इतना सा देने में यदि उसका भला होता है, तो देने में क्या बुराई है? सेम हम मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें कि भाई जो कंपनी का ओनर है, उसके पास तो बहुत जायदाद है, बहुत धन है और वो यदि मान लो 10 मिनट लेट आने पर यदि व्यक्ति को डाँट लगाता है, तो उसका तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि साहब 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे काम करने वाले का 10 मिनट यदि आप बचा लोगे, तो कोई ज़्यादा उपकार होने वाला है, कुछ ज़्यादा काम होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। पर उनकी जो दृष्टि होती है, वो आपको ना 10 मिनट के कारण फ्रस्ट्रेट कर देंगे और उस फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा या उस फ्रस्ट्रेशन के कारण वो बंदा दिन भर काम ही नहीं करता है। वो उन लोगों को नहीं दिखता है। तो ये जो आपस में दोनों के बीच में एक खाई क्रिएट हुई है, दोनों के बीच में ना एक क्या कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती है। इस अंडरस्टैंडिंग को मैच करने के लिए मास्लो कहता है कि जो बंदे हमारे यहाँ हैं अथवा मैनेजमेंट हो या कर्मचारी, है ना? प्रबंधक हो या फिर जो कर्म करने वाले लोग हैं, कर्मकर्ता हैं, उन दोनों के बीच में जो साइको-फिजिकल नीड्स है, ये सबसे पहले फिल होनी चाहिए। मतलब उनको सारी चीज़ें जो उनकी आहार, भय, नैथुन और निद्रा, ये चारों की चारों जो बेसिक नीड्स हैं, वो बेसिक नीड्स उनकी सबसे पहले फिल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर उन कर्मचारियों को सेफ्टी मिलनी चाहिए। सेम हमारी तरफ से मैनेजमेंट के लिए और मैनेजमेंट की तरफ से एम्प्लॉइज़ के लिए। ये दोनों ओर से काम करता है कि मान लो आपको कोई काम दिया है तो मैनेजमेंट भी चाहता है कि इस बंदे को काम देने के बाद मैं सिक्योर हूँ कि काम होगा ही, रिजल्ट आएगा ही, है ना? तो ये मैनेजमेंट की ओर से हमारे प्रति सिक्योरिटी है और हम भी चाहते हैं कि यदि हम इस बंदे के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आज शाम तक तो काम किया, कल सुबह ये कहेंगे साहब अपने घर जाइए। तो इस तरीके की हमें भी वहाँ पर सेफ्टी की आवश्यकता पड़ती है। सेफ्टी आपको मैंने कल बताई थी, ये 3 प्रकार की सेफ्टी हो सकती है। आपकी धन संबंधी सेफ्टी हो सकती है, आपके शरीर संबंधी सेफ्टी हो सकती है, आपकी स्वास्थ्य संबंधी सेफ्टी हो सकती है। तो आप इन सारी की सारी सेफ्टीज़ पर आप अपना विचार करते हो और मैनेजमेंट भी आपसे ही विचार करता है कि हमारा कम से कम लॉस हो और अधिक से अधिक उत्पादन हो। ये उनको सेफ्टी चाहिए, क्योंकि वो भी तो इसीलिए बैठे हुए हैं ना यहाँ बाज़ार में। तो ये दोनों के विषय में चिंतन चलना चाहिए। थर्ड नंबर का पॉइंट था हमारे लव एंड बिलॉन्गिंगनेस। लव एंड बिलॉन्गिंगनेस में से हमने ये देखा था कि हर एक व्यक्ति प्रेम का आकांक्षी होता है। लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, भैया बोलने में क्या बुराई है? अच्छा क्यों नहीं बोलते हो? हमारे यहाँ बोलते हैं बचनेसु का दरिद्रता। साहब बचनों में क्या अधेड़पन लेकर आना?
मान लो आपको हमसे व्यवहार करना है, हमें आपसे व्यवहार करना है, तो जब हम आपस में एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, तो व्यवहार तो केवल वचनात्मक ही है ना। अब पूरी दुनिया में यदि आप देखो, आपके जितने भी शत्रु हैं या जितने भी मित्र हैं, उनमें से 80% आपके शत्रु और जो मित्र बने हुए हैं, ये आपके व्यवहार करने से और व्यवहार आपके वचनों से ही होता है। और जो हमारे वचन निकलते, वचन में बोलना, वचन माने जो हम बोलते हैं ना, स्पीक आउट करते हैं, इसको हम बोलना कहते हैं। और यही बोलने से ही हमारे अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं, और यही बोलने के कारण हमारे शत्रु तैयार हो जाते हैं। हमारे मतलब ऐसे ऐसे आपस में खुन्नस खाए लोग आपको मिल जाते हैं, जो एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। तब हम उससे बात ही नहीं करते, हम तो उसका मुंह ही देख, सुबह से यदि मुंह देख लें तो हमारा दिन खराब हो जाता है। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? बोले ना उसने व्यक्ति ने उस दिन मुझसे ऐसा बोला था। समझ में आया ममता? तो वो उस दिन बोला था ना, और आज तक हम खुन्नस खाए बैठे हैं। आज की 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 6 साल पहले उन्होंने बोला था, और आज यदि आमना सामना होता है तो हम नजरें झुका लेते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। ये कारण क्या था कि सामने जितना प्रेम, जितना स्नेह मुझे इस व्यक्ति से मिलना चाहिए था, है ना, जितनी संबद्धता, एकाकीपन या जुड़ाव इस व्यक्ति से मिलना चाहिए था, इस व्यक्ति ने उस दिन मुझे ना ठुकरा दिया था। और मैंने बताया ना, जो ठुकराने का काम है ये हमारे 80% वचनों से होता है। आप किसी को बोल दो कुछ भी, वो उसके दिल में लग जाती है। आपने सुना दिल में लगना? लोग तो ऐसा भी कहते हैं ना, शरीर पे लगा हुआ घाव तो जल्दी भर जाता है या समय पाकर भर ही जाता है, लेकिन मन पे लगा घाव बरसों चलता है, जीवन पर्यंत चल सकता है। हमें रहता है ना, सब अच्छे भी बोलने लगे, हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप भी हो गए, और उसके बावजूद भी बोले ना, सब उसने है तो वो उतना ही दुष्ट, क्योंकि उस दिन उसने मुझे गाली दी थी। 10 साल पुरानी बात है, आपस में मित्र बैठे हैं, बैठकर चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, दूसरे के घर में आए हैं, फिर भी किसी कोई बात बन जाती है, बिगड़ जाती है ना, कहते तुम हो तो उतने ही दुश्मन, उस दिन भी तुमने ऐसा कहा था। तो ये सालों दर साल हमारे व्यवहार, मतलब जो हमारा प्रेम या स्नेह हमें प्राप्त होना चाहिए था, उस प्रेम और स्नेह पर चोट, आघात लग सकता है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट हो या उनके जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि उनकी बिलोंगिंगनेस भी बनी रहे, उनकी आपस में प्रेम और स्नेह के संबंध भी बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th नंबर का स्ट्रीम, और इस स्ट्रीम में आता है कि हम जो भी, मैंने हमारा जो एम्प्लॉय है, जो भी काम कर रहा है, जो भी काम करता है, उस एम्प्लॉइज को यहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए। तो कितना सम्मान हमें उसको देना चाहिए कि जितने सम्मान का वह हकदार है, उतना सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, है? आप लोगों ने ये क्या नाम था, स्किनर को पढ़ा होगा, बीएड में पढ़ा है, याद है स्किनर महाराज? किरण यादव, यस सर। पढ़ा है आपने स्किनर को? स्किनर की थ्योरी में ये कहीं आता है व्यक्ति को पुरस्कार देना, सम्मान देना, ऐसा कुछ आता है स्किनर में? जी यस सर। कहाँ आता है, क्या कहता है स्किनर? उसको छोटे बच्चा अगर कोई अच्छा कार्य करे तो उसको पुनर्बलन देना चाहिए, वेरी गुड। कोई पुरस्कार देना चाहिए जिससे वो दोबारा उस कार्य को खुश होकर करे। क्या बात है, आपको तो पूरा याद रहा। अभी भी बीएड किया? यस सर। कांग्रेचुलेशन। हाँ यही है, वो कहता है, स्किनर कहता है कि हर एक क्रिया के बाद व्यक्ति को फीडबैक दिया जाना चाहिए। अब क्रिया कैसी हो सकती है? क्रिया यदि छोटी है तो उसे छोटा फीडबैक दो, यदि क्रिया बड़ी है, यदि आपने कोई महान काम हुआ है तो आपको महान कार्य के हिसाब से आपको फीडबैक दो। 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने देखा होगा, एक गुजरात की डायमंड कंपनी थी, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि गुजरात की एक डायमंड कंपनी थी, और उस डायमंड कंपनी ने अपने जितने भी एम्प्लॉय थे, उनकी पोस्ट के अनुसार उसने उनको किसी को 4 व्हीलर गिफ्ट की थी, और उसने वो बताया था स्टेडियम बुक करके कितनी 100 से ज्यादा 4 व्हीलर उसने गिफ्ट की थी। 5-5 लाख रुपए की गाड़ी अपने वर्कर्स को दी थी। अब मुझे बताओ, जिस व्यक्ति को कंपनी की ओर से फ्री में 5 लाख रुपए की गाड़ी मिल जाती है, वो कितना उछलता होगा अपने घर में जाके, कितना, कैसे विचार आते होंगे। अरे जब हम जहां जॉब करते हैं, हमें ना एक सोन पापड़ी का डिब्बा दे देते ना, एक
200 ग्राम का, तो कहते साहब कितना अच्छा मैनेजमेंट है साहब, कितना अच्छा व्यवहार करते हैं ना, हर एक एम्प्लॉय को ना ये लोग दिवाली पर भी गिफ्ट देते हैं, टीचर्स डे पर भी गिफ्ट दे देते हैं, तो कितनी खुशी होती है ना। और मिलता कितने का है, मान लो आपको जो दिया गया है ना बॉक्स है ना, तो उसकी कीमत अधिकतम 50 या 100 रुपए है। और मैनेजमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने यदि 100 कर्मचारियों को 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो 100 कर्मचारी जिनके यहाँ लगे हुए हैं, और यदि उन्होंने आप पे 10,000 रुपए खर्च भी कर दिए, तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जिनके ऊपर खर्च किए हुए हैं, उनको वो सारी चीजें मायने रखती हैं, वो हर एक चीज उनको नोटिस होती है। फिर जिस दिन लेट हो रहे होते हैं ना, तो घर में ना जो लोग होते हैं ना, बोलते काहे ऑफिस के लिए इतना भगदड़ मचाते हो, जाके तो सैलरी कटी जानी है। और जिसको जब इस तरीके से व्यवहार होता है, साहब जिनने 4 व्हीलर दी हुई है, तो ना तो घर वाले कह सकते हैं कि साहब आप उनके साथ मक्कारी मत करो, आप उनको लॉस मत पहुंचाओ, और ना हम ऐसा विचार कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी कंपनियां दिन ब दिन ऊंची उठती जाती हैं। उसके 2 साल पहले उन्होंने अपने ही एम्प्लॉइज को कितनी 35 या 40 4 व्हीलर गिफ्ट की थी, और उसके 2 साल बाद उन्होंने 100 से ज्यादा 4 व्हीलर गिफ्ट की थी, मतलब 5 करोड़ रुपए का व्यक्ति ने गिफ्ट बांट दिया था। तो वो जो लोग उनके प्रति हैं, जो काम करने वाले हैं, यदि उस व्यक्ति को किसी दिन आधा घंटा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो वो सहज काम करेंगे साहब। उनको ये गुस्सा नहीं आएगी, उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, वो चिड़चिड़े नहीं होंगे। और ये किसी दिन मालिक ने कुछ नुकसान कर दिया या डांट लगा दी, तो मालिक का गुस्सा नहीं मानते हैं। और यदि एम्प्लॉइज ने कुछ घाटा कर दिया, तो कहते हैं कोई बात नहीं, बंदे को जो हम 5 लाख रुपए दे सकते हैं गिफ्ट में, और 10-20 हजार रुपए का उसने घाटा भी कर दिया मेरे, तो चलता है, लेट्स बायगॉन बी बायगॉन। तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये उस सम्मान करने की पद्धति से विकसित हो जाती है, क्योंकि वो सम्मान करने का मतलब उसका जो नजरिया है आपस में दोनों का, ये नजरिया में परिवर्तन होता है। वरना आप उसी चीज पर लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, और जॉब छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। आप कर सकते हो ये काम, कोई बड़ा काम नहीं है। आप लड़ सकते हो, आप झगड़ सकते हो, आपकी बेइज्जती की जा सकती है, और आपको जॉब से निकाला जा सकता है, या आप जॉब छोड़कर आ सकते हो। ये काम हो सकता है, ये सहज है, ठीक है। और इसके उल्टा भी हो सकता है। बोलते हैं ना कि साहब ये कमा भी तो हम उन्हीं व्यक्तियों से रहे ना, जैसे किरण। मैं म्यूट करता हूँ सबको, ठीक है। जब आवश्यकता पड़े तो आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। तो वो व्यक्ति ये भी सोचता है साहब ये जो हम कमा रहे हैं ना, जैसे मान लो एक कोई स्कूल चलाता है, मैनेजमेंट का व्यक्ति है, और वो स्कूल चला रहा है, और उसके स्कूल में 50 टीचर्स लगे हुए हैं। तो मुझे बताओ 50 टीचर्स में यदि वो 5,000 स्टूडेंट को पढ़वा रहा है, अथवा 3,000 स्टूडेंट को 50 टीचर से पढ़वा रहा है, तो कमा किससे रहा है? टीचर्स से ही ना। यदि टीचर्स नहीं हो, तो अकेला बंदा 50 क्लासों में घूम सकता है? 50 क्लासेस ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो वो एक नजरिया है कि यदि इस व्यक्ति ने किसी कारण से मेरे 5,000 रुपए का लॉस कर दिया है, तो कोई बात नहीं ना, कमाया ना तो भी हमारा इसी व्यक्ति से ही है ना, इसी व्यक्ति के साथ जुड़ के ही तो हम कमा रहे हैं ना। तो इसके सम्मान पे चोट नहीं लगनी देनी चाहिए। इसके सम्मान को हमें बरकरार रखना है, बशर्ते उसे उसकी गलती का एहसास करा देना। माने हम ये तो उसे बताएंगे कि देखो भाई तेरे कारण से ना मुझे 5,000 रुपए का लॉस हो गया, इतना तो हम उसे बताएंगे, क्योंकि वो भविष्य में इस तरीके की गलती को फिर से ना दोहराए। इसके लिए हम उसे आगाह करेंगे, पर हम बुद्धि पूर्वक ये ध्यान रखेंगे कि उसका जो आत्मसम्मान है, उस आत्मसम्मान का उसे ठेस ना लगे, उसका आत्मसम्मान बराबर बना रहे। तो वो स्ट्रीम जो है ये उसका बरकरार रहना चाहिए। और 5th नंबर का जो हमारा पॉइंट है, वह पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे हम आत्म तादात्मीकरण कहते हैं। मैंने क्लास चालू की थी तब आपको बताया था, यह आत्म तादात्मीकरण की प्रवृत्ति दार्शनिक प्रवृत्ति के अंतर्गत भी जाती है, जहां व्यक्ति छोटे बड़े की भावना छोड़ देता है, जहां व्यक्ति ऊंच नीच की भावना छोड़ देता है, जहां व्यक्ति अपने साथ संपूर्ण समग्र विश्व के विषय में चिंतन विकसित करने लगता है। मैं आपसे पूछता हूं प्रियंका, आपका चिंतन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला है? मतलब हम आत्म तादात्म्यकरण वाला सोचते हैं, जैसा मैं हूं वैसे आप हैं, ऐसा सोचते हैं कि हीनाधिकता की छोटे बड़े की भावना चलती है हमारे दिमाग में? प्रियंका, यस सर। ऐसा ही विचार? जी जी,
मैं ये सोचती हूँ कि जैसी मैं हूँ मैं सामने वाला भी वैसा ही बने, और बिना पार्शियल हुए मैं जैसे व्यवहार कर रही हूँ, सामने वाले का भी व्यवहार वैसे ही रहे। हाँ, तो ये तो आप चाहते हैं ना, आप जी, कैसा जी। करते हैं? मेरा तो ये कहना देखो, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे व्यक्ति पहुँचता है ना, तो व्यक्ति सामने वाला क्या व्यवहार कर रहा है, उस विषय में विचार नहीं करता। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ, आप भी अपने आप का ना जो थॉट्स है ना, उनको रिकॉग्नाइज़ करिए। सबसे पहला था कि एक बार महात्मा बुद्ध तप कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आता है और उनको बहुत गालियाँ देता है और बुद्ध उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। वो एक बार वो आँख खोलकर देखते हैं, थोड़ा-सा हँसते हैं और चुप होके फिर से अपनी आँख बंद करके ध्यानस्थ हो जाते हैं। उसको और गुस्सा आती है कि नहीं, इसको तो मेरी गाली का कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो वहाँ एक पत्थर पड़ा रहता है, पत्थर उठा के फेंकता है। वो पत्थर बुद्ध जी को लगता नहीं है ना? पर ये व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन फिर आता है, बोलता है गुरुजी मतलब कल मैंने आपको बहुत गालियाँ दी थी, है ना? तो बोलते हैं बुद्ध ने उनको समझाया, बोले ठीक है, आपने हमें गालियाँ दी थी। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति तेरे घर पे खाना खाने के लिए आया हो अथवा तुमने उसको खाना खाने के लिए बुलाया हो और वो व्यक्ति आपके घर में आके खाना ना खाए, तो खाना कहाँ जाएगा? किसके पास रहेगा? तो बोलता है सर वो खाना तो हमारे ही पास रहेगा। तो बोले बेटा जो तूने गालियाँ दी हैं, यदि मैं उसको स्वीकार नहीं करूँ तो वो किसके पास रहीं? तो उसको ना समझ में आ गया। तो बोले जब तेरी गालियाँ तेरे ही पास रहीं, तो मैं तुझ पे क्रोध क्यों करूँ? मैं तुम पे गुस्सा क्यों निकालूँ? मैं तुम्हारे बारे में गलत क्यों सोचूँ? ये उसकी बात माने आप चाहो तो ना एक गाली देने पर भी हम झुंझला सकते हैं, एक गाली देने पर भी हम लड़ सकते हैं, एक गाली देने पर भी हम ना हाथापाई पर उतर सकते हैं। पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कहता है साहब गाली देने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? दे ही तो रहा है, ले थोड़ी ना रहा है। ऐसे ही एक घटना अपने जो विवेकानंद जी थे ना, विवेकानंद जी के साथ में होती है। विवेकानंद जी जब उनका शिकागो का भाषण फेमस हो गया, शिकागो के भाषण के बाद अमेरिका के अनेक देश उनके जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनमें उनको इनवाइट किया गया और पूछा गया कि प्रभु हमें जो अद्वैत वेदांत है, इसके विषय में हमें समझाइए। हम लोग भी ना भारतीय अद्वैत वेदांत से अपरिचित हैं। आप हमें इनका मार्गदर्शन दीजिए और ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने विभिन्न स्टेट में जाकर अद्वैत वेदांत का प्रचार करने की सोची। स्वामी विवेकानंद ने तो एक सेठ के घर में, क्योंकि जब विवेकानंद जी थे फॉरेन में थे, तो सेठिया लोगों ने उनको इनवाइट किया सारा खर्चा उठाने के लिए। और ये तब की बात है 1893 1894 की बात है। तो उस समय एक एक पैसा कितना महत्वपूर्ण हुआ करता, माने 5-5 पैसे, 1 रुपए का 20वां हिस्सा जिसे हम पंजी कहते थे, 5 पैसे जिस पे लिखे होते थे, उस 5 पैसे में भी 5 चॉकलेट आती थी। ये उस जमाने की बात है, आज की 50 साल। फिर उसके 100 साल और पहले कितना धन होता होगा और भारत में कितनी गरीबी थी। उस समय की बात सोचिए कि वहां पर जब वो गए, तो जाने के बाद किसी सेठिया ने उनके लिए फर्स्ट क्लास खाने की व्यवस्था की, जैसे अमेरिका में खाते होंगे। और फिर उसके बाद एक बिल्कुल सफेद कमरा था और उस पर बिस्तर पूरा सफेद लगा हुआ था, तकिया एकदम सफेद चकचकाते हुए डले हुए थे। उन्होंने भोजन किया, भोजन करने के बाद दोनों पति और पत्नी दंपत्ति ने कहा कि प्रभु अब थोड़ा सा आप विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। तो उन्होंने सोने की थाली में सोने की कटोरी चम्मच से उनको खाना खिलाया विवेकानंद जी को, और विश्राम करने के लिए कमरे में छोड़ दिया। और वो दोनों पति पत्नी भी अपने कमरे में जाके विश्राम करने लगे। कमरे में नीचे से रोने की आवाज आई। तो पति कहता है कि मोहतरमा क्या बात है, आपने विवेकानंद जी से कुछ कहा? ये आवाज क्यों आ रही है नीचे वाले कमरे से? बोलते हैं महाराज मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा, वो तो हमारे अतिथि हैं, हम क्यों बोलेंगे उनसे कुछ। तो दोनों सकुचाए हुए वहां आते हैं और धीरे से दरवाजा खोलते हैं, तो देखते हैं स्वामी विवेकानंद रो रहे हैं, आंखों डबडबा रही हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। तो आके बेचारे दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पत्नी गेट के बाहर और पति गेट के अंदर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है कि प्रभु हो क्या गया है, आप क्यों रो रहे हो, ऐसा हमने क्या कर दिया, आपको हमारा आतिथ्य व्यवहार पसंद नहीं आया, हम लोगों से कुछ गलती होगी? बोले ऐसी बात नहीं है। बोलते मैं भारत का निवासी होने के बाद, एक सामान्य भारत का निवासी होने के बाद इतना अच्छा खाना खा के इतनी अच्छी सैया पे लेटा हुआ हूँ, और वहां हमारे भारतीय जो मेरे भाई बहन हैं वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। खाने को उनको एक टाइम का भी खाना नहीं है और ना सोने के लिए एक फटे हुए चादर तक नहीं है। और मैं
यहाँ आके इतने अच्छा आराम कर रहा हूँ, तो मैं उनको सोचकर इसके कारण से मेरी आंखों में आंसू आए हुए हैं, इसके कारण से मैं रो रहा हूँ। जो लिखने वाला था ये कहानी, उसने नीचे प्रश्न चिन्ह लगाया और बोलता है, क्या ऐसी परिस्थिति हमें मिलती और ऐसी परिस्थिति में हमारे ऐसे विचार आ सकते थे? प्रियंका, अब बताओ, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब बहुलता का जीवन हो, सर्व सुविधा संपन्न हमारे पास हो, सब चीजें हो, और उसके बाद हम उन सब चीजों से दृष्टि हटाकर सबके बारे में सोचें। मतलब जैसी सुविधा विवेकानंद को अमेरिका में मिली थी, ऐसी सुविधा उन्हें सब लोगों को मिले, उसके बाद मुझे मिले। गांधी जी ने, पता है, वो एक धोती लेते थे और उसको बीच में से काटते थे। मतलब महात्मा गांधी उस जमाने के वकील थे जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, और बंदा फॉरेन पढ़ के आया था, माने विदेश, जिसको हम कहते हैं ना, फॉरेन रिटर्न था। और उस व्यक्ति ने आकर यहाँ देखा कि भारतीयों की स्थिति बहुत ही खराब है, तो बोलते ना, मैं कोट पैंट पहन के घूमूं, यहाँ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और मैं कोट पैंट पहनूं। तो वो कहते थे, जब तक सबको पहनने के लिए कपड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं उस धोती को, मैंने 5 मीटर की जो धोती होती ना पुरुषों वाली, उस धोती के वो 2 पार्ट करते थे। मैंने एक ही धोती, एक आज के लिए और एक कल के लिए, इस तरीके से पहनते थे। केवल उतना ही, पंचा जिसे कहते हैं ना, उतनी ही पहनते थे। किसी ने पूछा, गांधी जी आप तो सक्षम है, आप तो पहन सकते हो, इतने बड़े नेता हो, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हो, इतने सब लोग आपके फॉलोअर्स हैं, और आप ये ना अधनंगे क्यों रहते हो? बोलते, मेरा देश पूरा नंगा है, मैं अच्छे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? सोचो, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब हम अपने जैसा सबको देखते हैं। हमारे पास यदि 2 रोटियां हैं और सामने से कोई एक खाने वाला आता है, तो हम एक रोटी को दे देते, भैया तू भी खा ले एक रोटी से। बोले, ना मेरा पेट भरेगा, लेकिन ना तेरा पेट भरेगा। बोले, कम से कम भूख को सहने के लिए शक्ति तो मिल जाएगी एक रोटी खाने से। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बहुत बिरले लोग पहुंचते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आते हैं, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिनका डेवलप हो जाता है। वरना तो हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते ही रहते हैं। पता है, हमारे ना, मैंने ज्यादा काम कर लिया, तुम कम काम करते हो, हमारे घर में तो इस बात पे लड़ाई होती है। ममता, होती रहती ना। मतलब हम यदि सर घर में हम 3 लोग यदि रहते हैं ना, हम जेठानी है, देवरानी है, सास है और हम है ना, तो हम आपस में इसीलिए लड़ जाते हैं सब ना। मैं इतना काम करती हूँ, वो बंदा काम ही नहीं करता है, या वो काम करता है, हमें सर घर काम ही में नहीं नहीं, देते हैं स्कूल ये में लोग। भी होता है कि हमने एक्स्ट्रा पीरियड ले लिया, वो टीचर ने नहीं लिए। है ना, तो ये देखो, अब बताओ, आप मुझे बताओ कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये कहाँ है हमारे अंदर? प्रियंका, क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ऐसी भावना हमारे अंदर है? अब अपने आप को हम जस्टिफाई करते हैं, क्या हम ऐसा सोचते हैं? मतलब किसी व्यक्ति के भला होने पर हमें खुशी होती है, किसी व्यक्ति के अवार्ड मिलने पर हमारा मन प्रसन्न होता है, चलो हमारे ही भाई बंधुओं को मिला। यदि अंताक्षरी भी हो रही हो ना कहीं, और उसमें हमारी एक टीम हो और एक सामने वाले की टीम हो, है ना, और उस अंताक्षरी में सामने वाली टीम को किसी कारण से फर्स्ट प्राइज दे दिया जाए और आपको थर्ड प्राइज दिया जाए ना, तो ऐसे लगता है ना, सारा पूरा का पूरा ना सिस्टम ही भ्रष्ट है। हर जगह जहां देखो वहां डिस्क्रिमिनेशन ही चलता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार चलता है। उनकी टीम में ना वो व्यक्ति था, उनकी उनसे रिलेशनशिप था, इसके कारण से इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा। अरे भाई, हद हो गई यार। 10-5 रुपए की या 100-200 रुपए के अवार्ड में, अथवा आपको सामने कह दिया जाए कि ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड आ गया, तो उपलब्धि क्या होने वाली है भाई? ये इवन की मान लो हमारे जो सोसाइटी में प्रोग्राम हो ना, उस सोसाइटी के प्रोग्राम में एक प्लास्टिक का डिब्बा हमारे हाथ में थमा दे दिया जाता है 150 रुपए का, और उसमें कहा था साहब ये फर्स्ट है और ये सेकंड, और हम उसमें ही ठन जाते हैं, उसमें ही हम आपस में लड़ जाते हैं, स्कूल में ही हम लड़ जाते हैं कि उस टीचर को इतना क्यों मिल गया, हमें सेकंड क्यों मिला, बल्कि हम तो ज्यादा काम कर। अरे भाई, सोच तो जरा कि इस हिसाब से भी तो सोचो कि चलो यदि फर्स्ट मिला है तो इस व्यक्ति को मिला है, ये भी तो आगे आके काम करेगा, ये भी तो मोटिवेट होगा, इसको भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। हम तो वैसे ही प्रकृति से ही अच्छा काम करने वाले हैं,
हम तो वैसे ही सब लोगों के हित में सोचने वाले हैं, हमें मिलता और नहीं मिलता, हमारे परिणामों में थोड़ी ना गिरावट आने वाली थी, इसके तो परिणाम सुधर जाएंगे, ऐसा कभी विचार आता है हमें? कभी दूसरे की उन्नति में हम अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं? मान लो उसको अवार्ड, यदि फर्स्ट अवार्ड नॉमिनेट होता है या अनाउंसमेंट होता है तो हमारे ताली बजाते हुए हमारा मुंह उतर जाता है। ताली तो हम इसलिए बजाते हैं सब लोग बजा रहे हैं, पर अंदर से क्या विचार आता है? मतलब जो अंदर की सकुचाहट है, जो अंदर का छोटापना है, ये हमसे जाता नहीं है। यही कारण है कि जब मास्लो ने ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए लिखा, तो मास्लो जानता था कि ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इसमें बहुत बिरले लोग होते हैं जो आ पाते हैं, बहुत बिरले लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के विषय में सोच पाते हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आने की उनकी इच्छा होती है। बाकी के ना हम कुत्ते बिल्लियों की तरह ना एक टुकड़े के लिए लड़के मरने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? अब सोचो कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए जिसमें हर एक व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आए, हर एक व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचे, हर एक व्यक्ति ये सोचे कि ये कंपनी अथवा ये विद्यालय मालिक का नहीं मेरा है और इसका किसी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए। एक एक स्टूडेंट्स, ये हमारे बच्चे थोड़ी ना, ये तो सब उनके 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 बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। लॉस होगा तो उनके माँ बाप का होगा, हमारा थोड़ी ना होने वाला है। यदि हम नहीं पढ़ाएंगे, मतलब आप क्लास में गए हैं और क्लास में आपको 40 मिनट का पीरियड मिलता है और 10 मिनट आप बकवास करके निकाल देते हैं, तो हमें लगता है ना क्या फर्क पड़ता है साहब, एक दिन तैयारी करके नहीं जाएंगे क्या फर्क पड़ता है? अरे सुनना भाई, फर्क ये पड़ता है कि जिन बच्चों को आप नहीं पढ़ा रहे हो, तो 40 बच्चों के आपने 10 मिनट खराब किए तो आपने 400 मिनट खराब किए, मतलब 10 पीरियड खराब कर दिए। और यदि आपकी 10 दिन की सैलरी कट जाती है या 3 दिन की सैलरी आपकी कट जाती है तो आपको कितना बुरा लगता है साहब? और आपने 10 दिन बच्चों के खराब कर दिए, 40 पीरियड आपने एक ही पीरियड में 10 मिनट खराब करने से 40 पीरियड खराब हो गए, 40 बच्चों के भविष्य के 10 मिनट आपने लॉस कर दिया। कभी आपने इस तरीके से सोचा? और जब जिस दिन हमारे ऐसे विचार डेवलप होने लगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले के साथ, ये बच्चे किसी और के नहीं, ये बच्चे भी हमारे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, इनका भविष्य हमारा है, इनका एक एक मिनट कीमती है, इनका एक एक मिनट का अधिगम या ज्ञान इनको हमें देना है। यदि इस तरीके का विचार डेवलप हो तो फिर हम आएंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, फिर हम सोचेंगे कि साहब ना, हमारी तो पेमेंट कम है, हमारी तो सैलरी कम है, तो हम पीरियड भी कम लेंगे, मेहनत भी कम करेंगे, क्लास में भी बकवास ज्यादा करेंगे। अब ठीक है, आप यदि ऐसा करोगे, इसका दुष्परिणाम है, क्योंकि भारत में ना कर्म प्रधान संस्कृति चलती है, आप सब जानते होंगे ना, कर्म प्रधान, आप जैसा करते हो आपको वैसा ही मिलेगा। सुनिए ना ये बात कि भारत में ना कर्म प्रधान संस्कृति है, लोग यहाँ कर्म के आधार से व्यवहार करते हैं और कर्म के आधार से अपना लेखा जोखा मानते हैं, है ना? तो बस आप सोचिए जैसा आप कर रहे हैं आपके बच्चों के साथ भी वैसे ही होने वाला है। और यदि ऐसा, इसमें यदि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली बात वास्तव में हमारे भारत में समझ में आ जाए, तो जितना गवर्नमेंट सेक्टर है वो कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। अब आपको पता है, जैसे हमने काम करना बंद किया, मैंने जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति हैं ना, इन्होंने काम करना बंद किया, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सेक्टर को ही हटाना बंद कर दिया। रेलवे देख लो आप, बेचना चालू हो गया, एरोप्लेन देख लो आप, एयरपोर्ट देख लो आप, बिकने चालू हो गए, भले किसी व्यक्ति को बेचा जा रहा हो। स्कूल देख लो आप, प्राइमरी स्कूल फला व्यक्ति को मिल गए हैं, फला व्यक्ति प्राइमरी स्कूल का मालिक बनने वाला है। माध्यमिक स्कूल भी कुछ सालों के बाद बिक जाएंगे। हॉस्पिटल आप देख लो, सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन हो गया है। स्कूल प्राइवेटाइजेशन माने गवर्नमेंट स्कूल छोटा सा है और प्राइवेट स्कूल इतना बड़ा है, 6 खंड का, 8 खंड का। और हम अपने बच्चों को बखूबी कहते साहब गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए हम अपने बच्चों को प्राइवेट